डियर स्टूडेंट्स, कल तक हमने पढ़ लिया था विद्युत क्षेत्र की, हम तीव्रता के बारे में बात कर रहे थे और गाउस के नियम आपको बताया गया था कि गाउस का नियम क्या होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहीं से स्टार्ट होता है कि गाउस का नियम क्या है, यानी कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है वो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश द्वारा जितना भी आवेश होगा उन सभी का बीजगणितीय योग तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। और उसके बेसिस पे एक सवाल पूछा गया था, तो सिंपल सा था, यदि आप उसका आंसर जो आ रहा था वो 0.11 इंटू 10⁻⁶ आएगा और यूनिट इसकी जो है आपको यूज करनी है, तो ये आंसर आता है। और इसको सिंपल सा था कि दो आपको प्रश्न बताए गए थे, एक में 2 माइक्रोकूलम था, एक में -1। तो जो हाँ छायांकित भाग दिया गया था वहां पर बस खाली उसी आवेश के ऊपर फोकस होना चाहिए और वही क्या था, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश था। तो देखिए 2 माइक्रोकूलम है और एक माइनस का 1 था, तो 2 में से 1 चला जाएगा, 1 माइक्रोकूलम आएगा। बस वहां पे आपको विद्युत फ्लक्स निकालना था, तो फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइक्रोकूलम बटा ε0, क्योंकि Q बटा ε0 होता है। और इसमें आप यदि 8.85 इंटू 10⁻⁻12 का भाग देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा, इसको गुलाम में बदल लीजिएगा, यानी कि कहने का मतलब ये 1 माइक्रोकूलम है तो 1 इंटू 10⁻⁶ तो है, गुलाम में बदल जाएगा। और ε0 का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लीजिए, नीचे -6 बचेगा, ऊपर जाकर के प्लस का 6 हो जाएगा और इसमें इसका भाग दोगे तो आएगा 0.113 और यूनिट इसकी क्या हो जाएगी ये आप देख सकते हो। इसको यूनिट के अकॉर्डिंग इसको बदल देना न्यूटन मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, ये इसका आंसर था। तो सिंपल सा कुछ लड़कों ने बताया था और आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद में देखिए अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब गाउस के नियम के अनुप्रयोग है। इस अनुप्रयोग में हमें देखना है कि किस टाइप से हम एक एप्लीकेशन यदि समझ में आ जाती है यहाँ से, तो जितनी भी इसकी एप्लीकेशन है, 4 एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं, 4 या 5, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो सबसे पहला फोकस जो है वो एक पे होना चाहिए, ताकि वो समझ में आ गया तो आसानी से आप जो है आगे का भी कर पाएंगे। तो देखिए क्या होता है, पॉज करना है। इसके बाद में देखो कि गाउस के नियम का जो अनुप्रयोग है वो हमें पढ़ना है। अभी तक हमने गाउस की एप्लीकेशन पढ़ ली, गाउस के बारे में पढ़ लिया था कि गाउस का नियम क्या कहता है, उसके हमने अलग अलग कंडीशन देखे थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। अब इसके बाद में गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन है, तो इसके अंदर गाउस के नियम की अब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। कौन कौन से इसके अनुप्रयोग है वो हमें देखने हैं। तो सबसे पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के रैखिक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि एक अपने को अनंत लंबाई का एक तार दिया जाएगा और जिसके ऊपर रैखिक आवेश वितरण होगा और उसके कारण हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले इसके बारे में हम देखेंगे कि कौन सा फैक्टर इसमें बचने वाला है। जैसे हमने पहले एक आपको वलय बताई थी और वलय के आधार पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। तो देखिए क्या आता है, मान लीजिए कि एक अनंत लंबाई का तार लीजिए, मैं इसको एक अनंत लंबाई का एक तार ले लेता हूँ ये, ठीक है। ये मैंने एक अनंत लंबाई का तार ले लिया जिसकी लंबाई जो है इंफिनिटी चलती जा रही है और इसके ऊपर रैखिक आवेश दिया जा रहा है, यानी कि अनंत लंबाई है तो लंबाई आप मान लीजिए इसकी एक जगह से यहाँ तक मान लीजिए कि L लंबाई का एक सममित तार है ये, जिसके ऊपर आवेश वितरित है, तो इसके ऊपर हम आवेश दे देते हैं एक समान रूप से। ठीक है, इसकी इंफिनिटी लंबाई से हम देखना चाहते हैं, तो अब इसके कारण हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा व्यंजक आएगा वो हमें चेक करना है कि कौन सा फैक्टर आने वाला है। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता ज्ञात करेंगे तो एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर आप क्या करना चाहते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे बिंदु P पर अनंत लंबाई के तार के कारण। तो क्या होगा, मैं इसका एक हिस्सा जैसे नोट कर देता हूँ, लास्ट वाला A है और ये इधर वाला हिस्सा जो है B है। ठीक है, तो क्या होगा, ये इससे आपको मैंने एक कंडीशन बताई थी कि ये इससे दूरी होती है x, ठीक है। और हमें कोई इसका इतना नहीं देखना, हमें सिर्फ ये चेक करके बताना है। सभी एप्लीकेशन के अंदर इसका यूज होगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा फैक्टर इसमें काम आ रहा है। तो देखिए इसको जब इससे मिलाएंगे, ठीक है, इसको तो इस फैक्टर से मिलाया तो इसका मान लीजिए कि पहला फैक्टर जो आएगा इस अल्पांश के कारण वो कितना आएगा, DE1 आएगा। ठीक है, और इसके कारण कितना आएगा, B के कारण ये आ जाएगा DE2। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, ठीक है।
तो ये इसके साथ यदि थीटा कोण बनाए, ये तो आर दूरी पे है ही, जैसे आपने देख भी लिया है इसके अंदर, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, खाली इसी एप्लीकेशन में आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप से हम इसका फैक्टर यूज करने वाले हैं, फिर ज्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर भी। तो यहाँ से थीटा है, इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं, आगे लाइन खींच के, तो ये थीटा और थीटा हो गया। तो आप जानते हो कि इसका ये वाला फैक्टर तो कौन सा आएगा, और ये वाला फैक्टर कौन सा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से DE2 का जो अक्षीय घटक है वो तो क्या जाएगा, DE2 cos थीटा, और ये फैक्टर आएगा DE2 कितना sin थीटा, ठीक है। लंबवत घटक और अक्षीय घटक के हिसाब से, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, उसी हिसाब से DE1 के लिए माना जाएगा DE1 cos थीटा, और यहाँ पर कितना आएगा DE2 sin थीटा। तो आप देख सकते हैं, आपको मैंने बताया था कि हर कंडीशन के अंदर जब दूरी सेम रहती है तो हमने कहा था कि यहाँ से विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण दोनों के लिए वैल्यू सेम ही आती है, DE1 इज इक्वल टू DE2 का परिमाण, ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों घटक तो है DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा एक दूसरे के लंबवत घटक होने की वजह से और विपरीत दिशा में होने की वजह से एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त, यानी कि ये फैक्टर तो इससे कट जाएगा, लेकिन ये जो दोनों है वो एक ही साइड में होने की वजह से जुड़ जाता है, इसलिए इसके अंदर कौन सा फैक्टर यूज आएगा, cos थीटा वाला। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इस लंबाई के कारण जो भी इधर फैक्टर निकाला जाएगा वो कैसा फैक्टर आने वाला है, cos थीटा का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी के बेसिस पर हम अब निकालेंगे, सभी के अंदर ये कंडीशन रहने वाली है। तो अब देखिए, अनंत लंबाई के रैखिक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे फाइंड करते हैं। ये तो मैंने आपको इसके लिए एक कथन बताया कि हमें कौन सा फैक्टर इसके अंदर यूज करना है, सभी में हमें अलग अलग करके बताना पड़ता है, बस आप खाली एक के लिए याद रखेंगे तो आई होप आपको सभी के लिए क्लियर हो जाएगा। पॉज करना 1 मिनट। अब देखिए, इसके कारण हम किस टाइप से विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हम फाइंड करते हैं। तो अब हम पहले वापस से वो चित्र बनाएंगे कि अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेश तार लीजिए। तो हमने एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेश तार ले लिया, ठीक है। दोनों साइड हम ले लेंगे अनंत लंबाई का। इसकी हम लंबाई एक बार सममिति के हिसाब से मान लेते हैं कि यहाँ पर A है और यहाँ B है। इस पूरे तार की जो लंबाई है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कितनी है, L मान लीजिए, ठीक है। तो इसका L लंबाई का तार और इसके ऊपर आवेश है जो एक समान रूप से वितरित है, तो हमने ये आवेश दे दिया इसके ऊपर, एक समान रूप से आवेश वितरित कर दिया। अब मैंने आपको बताया था, देखिए गाउस का नियम स्टार्ट करने से पहले कि जब एक समान रूप से आप आवेश वितरित करते हो तो ये वितरण जो है, आवेश वितरण कौन सा होगा, रैखिक आवेश वितरण हो जाएगा, क्योंकि एकांक लंबाई के ऊपर है। तो यहाँ इस चैप्टर के बारे में समझने से पहले 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है वो अपने माइंड के अंदर सेटअप होने चाहिए कि हमें क्या क्या याद रखना है। पहली चीज तो ये याद रखनी है कि हमें विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या थी। तो आपको बताया था कि फाई ई जो होता है वो इक्वल किसके होता है, समाकलन में ई डॉट डी एस के बराबर होता है। फिर हमने दूसरा हमने देखा था कि आवेश वितरण कैसा लिया जा रहा है। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि लंबाई है तो रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठ आएगा तो पृष्ठ ही है, और आयतन आ गया तो आयतनीय आवेश वितरण पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ये हमें वितरण देखना है कौन सा। थर्ड थिंग आपको ये देखनी है कि गाउस का नियम क्या होता है, फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और गाउस का नियम लगाने के लिए हमें कौन से पृष्ठ की आवश्यकता होगी, एक गाउसियन पृष्ठ की, जैसा कि आपको कल बताया गया था। तो हम क्या करते हैं, उसकी स्वेच्छा आकृति के अनुसार जैसे इसकी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसके चारों ओर एक गाउसियन पृष्ठ निर्मित करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक अनंत लंबाई का रैखिक आवेशित तार है जिसकी लंबाई सममिति के हिसाब से हमने L मान लिया है, और इसके ऊपर आवेश जो है Q वो समान रूप से वितरित है। तो इस पर आवेश वितरित होने के कारण क्या होगा, इसके चारों ओर हम क्या करते हैं, एक गाउसियन पृष्ठ मान लेते हैं। जैसे इसकी सिमेट्रिक है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करते हैं, इसके गाउसियन पृष्ठ मान लेंगे। ठीक है, ये हमने गाउसियन पृष्ठ बना लिया। अब इस गाउसियन पृष्ठ के कारण हमें क्या करना है कि इसके पृष्ठ के ऊपर 3 अलग अलग कंडीशन लेंगे और उस पर हम क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो 3 अलग अलग कंडीशन क्या होगी, तो पहले हम बात कर लेते हैं क्या है कि इसकी स्थिति क्या रहने वाली है। ठीक है, क्षेत्रफल तो आप मान के चलिए इसका S है। ये 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे। एक तो ये S1, ठीक है, ये वाला फेस मान लीजिए S1 है। ये दूसरा प्रश्न मान लीजिए इसका, ये S2 मान लीजिए। ये तीसरा प्रश्न हो गया इसका नीचे वाला फलक S3। ठीक है, मैं इधर बना देता हूँ, ये प्रश्न हो गया S1। ठीक है, तो 3 फलक में इसको डिवाइड कर दिया हमने, S1, S2 और S3। 3 प्रश्नों में डिवाइड कर रहे हैं। तो आप देखिए, क्योंकि आवेश जो है वो लंबाई पे वितरित है, क्योंकि आवेश रैखिक है
इसमें दिया हुआ भी ऊपर की रेखीय आवेश है, और ये एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ से 2018 वाले पेपर के अंदर ये पूछा गया, 2018 या 2019 में आप देखना बोर्ड वाले पेपर में ये सवाल आया हुआ था कि क्या रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। 3 नंबर का सवाल जो है वो एग्जाम में आता है, और अभी भी जो क्वेश्चन आया था इस साल वो मैं आपको बताऊंगा क्या आया था। ठीक है, तो पहले ये देखिए, क्योंकि आवेश जो है वो एकांक लंबाई पर वितरित है, एकांक लंबाई पर वितरित है, अतः रेखीय आवेश वितरण से, अतः रैखिक आवेश वितरण से हम क्या कहेंगे, रैखिक आवेश वितरण क्या होता है, इसको हमने बताया था लैम्डा से दर्शाते हैं। याद कीजिए क्या फॉर्मूला था कि एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, तो इस पर आवेश हमने मान लीजिए कि इसके ऊपर जो आवेश दिया वो है Q, टोटल आवेश कितना है Q, या समेशन Q मान लीजिए, सभी आवेशों का बीजगणितीय योग कितना है, समेशन Q है, लंबाई इसकी L है, तो रैखिक आवेश वितरण की परिभाषा क्या हो जाएगी, समेशन Q अपॉन L, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। तो यहां से यदि समेशन Q का मान निकाला जाए तो वो कितना आएगा, लैम्डा इंटू एल। तो फर्स्ट वर्क तो आपको ये करना है सिंपल सा कि पहले आप ये देखिए कि कौन सा तो पृष्ठ है या फिर रैखिक आवेश वितरण है, कहाँ आवेश वितरित किया गया है, तो वो लंबाई पर वितरित किया गया है, इसलिए लैम्डा आ जाएगा रैखिक आवेशीय वितरण। तो लैम्डा बराबर समेशन Q अपॉन एल आ चुका है, और समेशन Q जो है यहाँ से निकल के क्या आएगा, लैम्डा इंटू एल। अब आप देखिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट थिंग में आपको ये बताना चाहिए कि जो गाउस का नियम हमने देखा था वो क्या था। तो गाउस के नियम से हम जानते हैं, गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या कहता है कि फाई ई जो होता है वो इक्वल होता है समाकलन में ई डॉट डीएस के, ई डॉट डीएस के, ठीक है, और बराबर होता है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद कीजिए हमने ऐसे ही मान निकाला था, तो आप देखिए कि फाई ई इज इक्वल टू समाकलन में आ गया ई डॉट डीएस का समाकलन इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्षेत्र में देखिए हमें क्या करना है, ये तो लिया गया है समाकलन पृष्ठ के सापेक्ष, यहाँ पे आपको आवेश लिखना है, और ये सभी में ऐसा ही काम करना है। सबसे पहले आवेश वितरण निकालिए, दूसरे में गाउस का नियम लगाइए। तो गाउस का नियम कहाँ लागू होगा, इस गाउसियन पृष्ठ के ऊपर, ठीक है। और ये पृष्ठ आप देख सकते हैं कितने हिस्सों में डिवाइड है, 3 हिस्सों में, S1, S2 और S3। तो इस तार के हिसाब से बात करें तो ये थीटा बराबर कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर। ये भी थीटा बराबर सेम ही है क्योंकि एक ही लाइन है, इसलिए 0 डिग्री पर है। और ये आप देख सकते हो कि ये पृष्ठ जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, लंबवत दिशा में, ठीक है। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ के लिए लगाएंगे ईडीएस जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है, S1, S2, S3। यहाँ हम ऐसे कहेंगे कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इस पृष्ठ को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, S1, S2 और S3, जहां ये समेशन क्यू अपॉन समेशन क्यू का मान यहाँ रख दीजिए सीधा ही, समेशन क्यू का मान कितना है, लैम्डा डॉट एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसा का ऐसा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस ईडीएस को हमने 3 पृष्ठों में डिवाइड किया, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए संपूर्ण पृष्ठ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। 3 ही में क्यों किया, क्योंकि इसमें 3 फलक है, एक तो आप देख रहे हैं ऊपर वाला वृत्तीय फलक, दूसरा ये खुद का इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा, और तीसरा ये एक और वृत्तीय फलक S3, ठीक है। तो जहां हम लिख देंगे, जहां S1 तो क्या है, S2 क्या है और S3 क्या है, ठीक है। ये तो आप देख रहे हो कि ऊपर वाला फलक है, ऊपर वाला वृत्तीय फलक, ठीक है, और ये नीचे वाला, ठीक है। और ये S2 जो है वो कैसा फलक है, इसका जो हिस्सा है, मुख्य हिस्सा क्या बोलेंगे इसको, S2 वाला जो हिस्सा है वो कौन सा हिस्सा हो जाएगा, ये S2 वाला जो है इसका फलक वाला हिस्सा है, यानी तो हम कहेंगे कि जो वक्र पृष्ठ है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं। अब हमें क्या देखना है वो आपको समझना है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर निकालनी है, कौन से एक्सिस पे निकालेंगे, एक अपोज करना, ठीक है। आप समझिए इसको। अब आगे क्या करना है, यहीं से इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो स्टार्ट होती है। अब देखिए हमने इसको 3 प्रश्नों में जो डिवाइड कर लिया, S1, S2 और S3। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि यहाँ के कारण जब हम किसी बिंदु P पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हो, तो आपने विद्युत क्षेत्र का कौन सा घटक आया था, ये वाला घटक आया था कि लंबवत घटक आया था। आप देखिए मैंने बताया था कि cos थीटा वाला घटक आता है, यानी इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे थे E1, ठीक है, और ये इसका सरफेस एरिया S1, ठीक है।
तो आप देखो कि यहाँ पर तीन विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है हमने cos थीटा वाला फैक्टर निकाला था, यानी कि ये वाला घटक आता है ना कि लंबवत घटक। तो लंबवत घटक तो क्या हो जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का शून्य। अब इसके साथ आपको डायरेक्शन देखनी है कि थीटा का मान, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर निकालनी सभी के अंदर, तो ये थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा इसके लिए, S1 प्लस के लिए तो 90 डिग्री। इस S2 के लिए कितना हो जाएगा, सेम ही डायरेक्शन है, इधर ही विद्युत क्षेत्र है, तो हम क्या हो जाएगा थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। और इस S3 में देखिए कि आपको विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष निकालना, तो ये वापस से कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के देखी थी और वो हमने देखा था कि इसकी एक्सिस के ऊपर जो आता है बिंदु P पर, हमने उसके कारण किसी भी आवेश के कारण जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है तो उसका एक्सिस वाला फैक्टर आएगा, न कि लंबवत घटक, क्योंकि लंबवत घटक एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, निरस्त, इसलिए हमने ये ले लिया। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक तो ऊपर वाला फलक है, ये विद्युत क्षेत्र के साथ कौन सा कितना कोण बना रहा है, थीटा बराबर 0 डिग्री, और ये थीटा बराबर अगेन 90 डिग्री। ये खुद की एक्सिस के लिए बताया था कि थीटा जो है सरफेस एरिया वो कितना है। अब देखिए इसको हम अलग अलग करेंगे, तो S1 E डॉट ds को हम क्या लिख सकते हैं, EDS cos थीटा। तो देखिए ये लिखा मैंने EDS cos थीटा, फिर इसको S2 पृष्ठ के लिए EDS cos थीटा, तीन अलग अलग पृष्ठों में डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे भी EDS cos थीटा। S3 इज इक्वल टू लैम्डा डॉट L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस इतना ही काम करना है। तो आप देख सकते हैं कि S1 पृष्ठ में थीटा की वैल्यू कितनी है, तो ये रहा S1 पृष्ठ, इसमें थीटा की वैल्यू कितना डिग्री रखेंगे, यहाँ पर इसकी जगह हम रखेंगे 90 डिग्री, तो cos 90 हो जाएगा। S2 में देखिए, S2 में जो है वो थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 0 डिग्री, और इसके अंदर S3 में कितना डिग्री है, तो यहाँ पे भी कितना है, 90 डिग्री। बस आप एक चीज ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मैंने S1 इसको माना है, S2 इसको माना है, S3, आप कोई सा भी क्रम जो है वो उल्टा हो सकता है, बस आप कल कंडीशन देख लीजिए क्या है। ठीक है, अब आपको ये तो पता है कि जब cos 90 की जो वैल्यू होती है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो जैसे ही हम यहाँ पे cos 90 रखेंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये भी 90 रखते हैं, ये भी 0, पर ये 0 नहीं होगा क्योंकि cos 0 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1। तो आप देख सकते हो केवल एक ही प्रश्न बचने वाला है, S2 फलक। ठीक है, तो EDS cos 0 आ जाएगा बराबर ये। ओके, तो हम इसमें वैल्यू रखते हैं और आगे देखते हैं क्या होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, पॉज करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे रखूंगा EDS cos 90 डिग्री, फिर प्लस S2 प्लस के लिए EDS cos 0 डिग्री प्लस EDS cos 90 डिग्री। तो cos 90 का मान 0 होता है, तो ये टर्म तो जाएगी 0, तो 0 प्लस S2 प्लस के लिए EDS cos 0 का मान आ जाएगा EDS cos 0 का मान कितना होता है, 1। फिर आगे वाला मान कितना हो गया, 0 बराबर क्या आया, लैम्डा डॉट L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इस S2 पृष्ठ के लिए E तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकालनी है हमें, तो E तो जरूरी है, इसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, और ds का हम क्या कर देते हैं, समाकलन, और ये आ जाता है लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब E डॉट ds इसका समाकलन होता है S, ds का समाकलन बराबर लैम्डा L अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब S क्या है यहाँ पे, S है सरफेस एरिया, यानी कि जो फलक आपने गाउसियन पृष्ठ लिया है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप जानते हो कि बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, याद हो तो आपको 2 पाई RL होता है। क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है 2 पाई RL। तो यहाँ लिखेंगे E डॉट 2 पाई RL। क्यों लिया था ये आप देखिए, उसमें हमने जो बेलन बना रखा था, एक तार लिया था, उसके चारों ओर एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण किया था, जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते थे। तो वो जो पृष्ठ था सेकंड वाला वो वक्र पृष्ठ था और बेलन की तरह लग रहा था, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 पाई RL इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस L से L तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रिजल्ट आएगा वो क्या जाएगा, लैम्डा 2 पाई R जो है वो नीचे आ जाएगा, तो 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन की यदि सदिश रूप में बात करोगे तो यहाँ R के बनेगा। ये लीजिए आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। तो सिंपल सा पॉइंट है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए कि इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ कैसे निरूपण करेंगे, तो E दूरी पर किस प्रकार डिपेंड करती है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती 1/r, और जब ग्राफ खींचेंगे E और R के बीच में तो ऐसे घटता हुआ आएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल सा पॉइंट है, खाली इतना सा कीजिए कि अनंत लंबाई के रैखिक आवेश के तार के कारण यदि आपको निकालना है
तो सबसे पहले आवेश देखिए कहाँ वितरित है, तो आवेश वितरित है लंबाई पर, तो रैखिक आवेश वितरण आएगा। फॉर्मूला लगाइए, यहाँ से आवेश का मान निकालिए, फिर गाउस का नियम निकालिए। गाउस का नियम जो है इसको 3 पृष्ठों में डिवाइड करेगा, S1 S2 और S3। अब देख लीजिए कौन कौन से पृष्ठ, तीनों अलग अलग कंडीशन हो जानी चाहिए, तो हमने अलग अलग कंडीशन में डिवाइड करिए, मान निकालेंगे और यहाँ से देख सकते हो इसका मान कितना आने वाला है। तो सिंपल ही है, और 3 थीटा की वैल्यू देख लीजिए क्या है विद्युत क्षेत्र के साथ। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये काम करना, और ये सूत्र आपको याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अनंत लंबाई की रेखीय आवेश त्वरक के कारण कितनी आएगी, λ/2πr। ठीक है, पहुंच करना। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपनी जो एप्लीकेशन है, दूसरा गाउस के नियम के अनुप्रयोग के आधार पर अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है अपरिमित समरूप, यानी कि एक समान आकार की है, आवेशित अचालक है। अब देखिए एक अंतर समझिए कि चालक और अचालक में क्या डिफरेंस रहेगा जिसके कारण आप निकाल पाओगे। जैसे मैं ये अचालक के कारण निकालूंगा, आपका सिर्फ इतना सा टास्क रहेगा, आगे हम ये वर्क जरूर करेंगे, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि चालक के कारण कितना आने वाला है। ये आप अपनी सिर्फ ऐसा है कि देख के न कीजिए काम, इसको आप ना बस खाली ऐसे आंसर बताना मेरे को कि क्या आएगा, वो भी बिना उसकी हेल्प के नोटबुक के। ठीक है, तो समझना है कि अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकाली जाने वाली है। तो देखिए अचालक और चालक में क्या डिफरेंस होता है, हमने पढ़ा है कि देखो मुख्य अंतर इसमें आपको एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। वैसे तो हम जानते हैं कि चालक में क्या होता है कि आवेश मुक्त रूप से पाए जाते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर ये फर्क रहता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी पृष्ठ है, ठीक है, तो चालक और अचालक में मुख्य डिफरेंस ये रहने वाला है कि जैसे ही आप इसके अंदर आवेश वितरित करते हो अचालक में, ठीक है, तो अचालक में आवेश जो होता है उस पृष्ठ के भीतर भी स्थित होता है, पृष्ठ के भीतर भी स्थित रहेगा, लेकिन जो चालक होता है उसके अंदर आवेश जो है वो उसके पृष्ठ के बाहर स्थित होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी गाड़ी में आप बैठ करके जा रहे हैं, और एक सवाल है जनरली वो पूछा जाता है कि कई बार पूछा जाता है, जैसे कि एक गाड़ी में बैठ के आप जा रहे हैं, मैंने आपसे शायद पूछा भी होगा, तो गाड़ी में बैठ के आप जा रहे हैं और अचानक से कोई बिजली का जो तार है वो आपकी गाड़ी के ऊपर आके गिर जाता है, तो आप उसमें बचने से संबंधित क्या इलाज कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो गाड़ी है वो कैसी है, एक चालक गाड़ी होती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही आप यदि अपनी गाड़ी के शीशे वगैरह सब कुछ बंद कर लेते हैं, तो वो जो तार है वो आपकी गाड़ी के ऊपर आके गिरेगा, तो उसमें भले करंट का फ्लो होता हो, लेकिन वो जो आवेश रहेगा वो आपकी गाड़ी के सिर्फ पृष्ठ के बाहर वितरित रहेगा, न कि अंदर। जिससे आपका जो अंदर व्यक्ति उस पर बैठा रहेगा उसमें कोई भी करंट नहीं लगेगा। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे कि क्यों होता है ऐसा। तो एक चीज आपको स्पेशली यहाँ ये ध्यान रखना है कि चालक में जो आवेश वितरित होता है वो पृष्ठ के भीतर स्थित नहीं होता, जबकि अचालक में आवेश जो होता है वो पृष्ठ के भीतर तो स्थित होता है, ये साथ साथ बाहर भी स्थित होता है, ठीक है, और इसके अंदर भीतर नहीं रहेगा, ठीक है, अंदर आवेश वितरित नहीं रहेगा किसके, चालक के। अचालक में अंदर भी आवेश रहता है और बाहर भी, ये इसका मुख्य डिफरेंस है। इसी के बेसिस पर हम ये टॉपिक जो है आगे क्लियर करेंगे, तो समझिए इसको, खोज करना एक बार। परत बनाता हूँ समरूप आवेशित, तो मैंने एक अचालक परत ले ली है, ठीक है, और क्या होगा कि इस अचालक परत, अब देखिए इसके बाद में अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत बना रहा हूँ एक, तो मैंने एक परत बना ली है, फ्रेम बना ली है एक टाइप से, ये एक अचालक हमने परत बनाई है, अनंत लंबाई की हो सकती है ये अपरिमित। तो इसके ऊपर आवेश जब वितरित किया जाएगा तो आपको बताया कि इसके अंदर आवेश जो है वो भीतर भी रहने वाला है और कहाँ रहेगा, बाहर भी, ठीक है। कौन सा फैक्टर आएगा ये तो आपको देख सकते हो कि यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे तो वही cos थीटा का फैक्टर आएगा। तो यहाँ पर हमने आवेश जो है एक समान रूप से वितरित कर दिया, तो पृष्ठ के भीतर भी और बाहर भी, ठीक है। तो अब आवेश देखिए ये पृष्ठ के ऊपर वितरित किया गया है, तो इस पृष्ठ को हम मान लेते हैं कि S पृष्ठ है, तो इस पर आवेश वितरित किया गया है, तो कौन सा वितरण आएगा, तो हम बोलेंगे कि इसके ऊपर आवेश जो है वो है समेशन Q, टोटल आवेश, क्योंकि सारे अलग अलग आवेश है तो सभी का बीजगणितीय योग लिया जाएगा। तो आवेश जो है वो कहाँ वितरित है, आवेश, संपूर्ण आवेश जो है वो पृष्ठ पर वितरित, पृष्ठ पर वितरित है, अतः आवेश वितरण कौन सा हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण से। तो अतः पृष्ठीय आवेश वितरण से
पृष्ठीय आवेश वितरण से क्या होगा, पृष्ठीय आवेश वितरण से आप जानते हो कि सिग्मा बराबर हमने लिखा था क्या होता है, समेशन क्यू बटा एस होता है, लेकिन टोटल आवेश जो है समेशन क्यू है, इसलिए समेशन क्यू अपॉन एस लिख रहे हैं। अब यहां से इंप्लाइज करेंगे समेशन क्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सिग्मा डॉट एस। मैं इसको नंबर देता हूँ 1। तो पहला वही काम आवेश वितरण देखिए कि कहाँ आवेश वितरित हो रहा है। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके चारों ओर एक प्रश्न मान लीजिए, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक कल्पना स्वरूप एक प्रश्न लेते हैं। देखो मैं इसके अंदर प्रश्न बनाता हूँ जिसमें तीनों स्थितियों के बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो ये यहाँ से मैंने एक प्रश्न मान लिया। ठीक है, तो हमने इस प्रश्न के अंदर एक स्वेच्छा आकृति के अनुसार एक गाउसियन प्रश्न मान लिया है। कोई भी आप प्रश्न मान लीजिए, इसके बीच का जो तीनों हिस्सों को इसके अलग अलग कंडीशन को बताए। तो इस प्रश्न को हम क्या करते हैं कि जैसे इस पर गाउस का नियम लागू करेंगे, तो गाउस के नियम से हम जानते हैं, गाउस के नियम से क्या हो जाएगा, फाई ई विद्युत फ्लक्स जो होता है वो समाकलन होता है ई डॉट डीएस का। ठीक है, और क्या आना चाहिए, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू का मान आपके पास है, ये यहाँ पे पुट कीजिए। तो आपके पास इस प्रश्न को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। तो समेशन क्यू का मान कितना है, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट नंबर 2। ठीक है, अब इसका विद्युत क्षेत्र का निकालने के लिए हम 3 बिंदु पे निकालते हैं, और आपको मैंने बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इधर निकालनी है। ठीक है, सेम ही डायरेक्शन में आएगी और cos थीटा वाला फैक्टर आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, तो मान लीजिए कि इसको 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया, S1 एक हम ले लेते हैं इसका, ये दूसरा अंदर वाला हिस्सा है S2, और यही अंदर वाला जो हिस्सा है तीसरा वो है S3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कंडीशन में तो हम ये देखते हैं कि इसको 3 फलक में डिवाइड किया है, S1 S2 और S3। ठीक है, जहां पे S1 तो इधर लेफ्ट साइड वाले को बताएगा, एक इसके सेंटर वाले को बता देगा, और एक इधर के राइट साइड वाले को बताएगा। ठीक है, तो क्या होने वाला है, तो अब इसमें देखिए कौन कौन सा फैक्टर आएगा। तो S1 पृष्ठ है, ये तो सेम कंडीशन में है, ये तो क्या रहने वाला है, सेम कंडीशन में, यानी इधर तो पृष्ठ है और इधर ही ये हिस्सा है, तो यहाँ पर थीटा बराबर तो कितना रहेगा 0 डिग्री। इस S2 पृष्ठ के अंदर आवेश वितरित है, और यहाँ पर कंडीशन कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो है वो इस तरफ है। ठीक है, मैं इस कहूँ ना तो एक टाइप से ये होगी कंडीशन कि पृष्ठ तो ये ऊपर वाला S2 मान लीजिए। ठीक है, और ये घटक जो है वो इसके साथ कितना डिग्री बनाता है 90 डिग्री। और थर्ड कंडीशन में क्या होगा, आप देखिए कि आवेश जो है अंदर स्थित है, आवेश जो है वो कहाँ पे स्थित है, अंदर। तो आप क्या करोगे, इसके आवेश अंदर वाली कंडीशन में आप देख रहे हैं कि इसके साथ अंदर वाली स्थिति बता रहा हूं मैं, जो थर्ड प्रश्न है वो S3 वो अंदर वाला हिस्सा है, और इसके साथ थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों लिया तीसरा प्रश्न स्पेशली, वो इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर आवेश जो है उसके पृष्ठ के अंदर भी स्थित है। 2 कंडीशन हो सकती है, आप देखिए, या तो आवेश लंबवत में दिशा में हम निकालेंगे, पृष्ठ एक तो बाहर वाला ऊपर वाला मान लीजिए, और एक सेंट्रल वाला मान लीजिए, जिसमें S3 के कारण हम थीटा बराबर कितना डिग्री देख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के साथ घटक 0 डिग्री, सेम ही कंडीशन में ये अंदर वाला। क्योंकि इसके अंदर क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक आवेश के चारों ओर ही क्या निर्मित होता है, विद्युत क्षेत्र का निर्माण, इसलिए इसके सेंटर में आवेश उपस्थित है, इसलिए कंडीशन क्या हो जाएगी थीटा बराबर 0 डिग्री। जबकि चालक में आवेश उपस्थित नहीं रहेगा, तो आप देखिए यहाँ पर यदि पृष्ठ ये थीटा बराबर तो 0 डिग्री लिया जाएगा, लेकिन वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि किसी पृष्ठ के अंदर आवेश ही मौजूद नहीं है, तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र का जनरेशन नहीं होने वाला। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 पृष्ठों में। S1 E को लिखेंगे EDS cos थीटा, फिर ऐसे ही S2 EDS cos थीटा, फिर थर्ड पृष्ठ S3 EDS cos थीटा इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन क्या आ रहा है एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए S1 के लिए थीटा का मान कितना डिग्री है 0 डिग्री, S2 के लिए थीटा 90 डिग्री, और S3 के लिए वापस से 0 डिग्री, और जो अंदर वाली स्थिति को शो कर रहा है जहां पर थीटा का मान कितना डिग्री है 0 डिग्री। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के साथ तो अलग अलग कंडीशन होगी। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कीजिए। तो यहाँ से cos 0 का मान तो 1, इसका मान 0, तो ये टर्म तो हो गई 0, खाली 2 प्रश्न बचेंगे। एक तो बच जाएगा S1 EDS और दूसरा S3 EDS इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों का समाकलन सेम ही आने वाला है, तो ये हम कह देंगे EDS। प्रश्न तो सभी जगह सेम है, आप देखिए ये प्रश्न जो है समतल है वो सभी जगह सेम है, तो EDS आ जाएगा बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब E तो बाहर निकालेंगे, ds का समाकलन क्या हो जाएगा s, तो हम मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2es इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो s से s क्या हो जाएगा कैंसिल, और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का फाइनल रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। और डायरेक्शन में लिखना चाहो तो आर के कोड लगा देना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर दूरी पर डिपेंड नहीं करता, इसके अंदर अपरिमित समरूप आवेश कितनी ही दूरी पर निकाला जाए दूरी पर डिपेंड नहीं करने वाला। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब आपको सिर्फ इतना ही काम करना है, आप चालक भी निकालिए। चालक में सिर्फ कंडीशन क्या रहेगी कि ये थीटा भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, लेकिन अंदर जो रहेगा आवेश उपस्थित नहीं रहेगा। तो जब आवेश उपस्थित नहीं रहेगा तो इस थर्ड वाले में विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा 0। अब मेरे को आंसर बताइएगा कि इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, किसके लिए, चालक के लिए। तो ये काम आपको करना है अपनी नोटबुक में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।